रात का वक्त था, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और उसी चुप्पी में ह्यूको ने विकर की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। मेरे पास एक खुशखबरी है, ह्यूको ने मुस्कुराते हुए कहा। विकर थोड़ा चौंका, उसकी आंखों में सवाल थे, आवाज में हल्की जिज्ञासा। क्या खुशखबरी? दोनों धीरे धीरे हॉलवे में चल रहे थे। ह्यूको की चाल में ठहराव था पर चेहरा पूरी तरह संतोष से भरा हुआ। तुम्हें सेनेटर नियुक्त किया गया है। ये सुनते ही वाइकोर की आंखें फैल गई। उसकी सांसें थम गईं, जैसे पल भर को यकीन ही नहीं हुआ। उसकी नजर जमीन पर टिक गई, होंठ थोड़े कांपने लगे। वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। सेनेटर, वो जानता था कि ये ओहदा किसी भी नोबल हाउस के 7 काउंट्स के बराबर होता है और उसके ऊपर सिर्फ ह्यूगो पैट्रियार्क होते हैं। ह्यूगो ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन आंखों में जो चमक थी वो एक बाप का गर्व था। तुम सही सोच रहे हो, ह्यूगो ने कहा। सेनेटर असल ताकत होता है किसी नोबल हाउस के भीतर। वो थोड़ी देर के लिए रुका, उसकी उंगलियां ठोड़ी पर चली गई। शायद पूरे 100 साल की फैमिली हिस्ट्री उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। विकोर सबसे कम उम्र का सेनेटर बन चुका था। एक पल घमवाए बिना विकोर ने सीने पर हाथ रखा और सिर झुका लिया। ह्यूगो के सामने पूरे सम्मान और आभार के साथ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। ह्यूगो की आंखों में फिर वही गर्व की चमक लौटी, लेकिन वहीं विकोर की नजरें फिर जमीन की ओर चली गई और अब उनमें हल्की सी उदासी उतर आई। वेंडी, चिवावा, मिनी पिन, उनके चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। सेनेटर बनने का मतलब सिर्फ पावर नहीं था, सबसे बड़ा अधिकार था अपने एडवाइजर्स को खुद चुनना। और वाइकर के मन में कुछ नाम पहले से तय थे। मैंने सुना है कि आजकल पोमेरियन की जिदों से सबको दिक्कत हो रही है। वाइकर की आवाज में संयम था, लेकिन बात गहराई से निकली। ये सुनते ही ह्यूगो की उंगलियां हल्के से कांप गई, उसकी नजरें दूर कहीं चली गई। बच्चों को पालना हमेशा एक सफर होता है, उसने धीमे से कहा, पर मेरी पोती पोमेरियन, जो खुशी उसने मुझे दी है, वो इस दुनिया की हर परेशानी से कहीं बड़ी है। विकोर ने ह्यूगो की ओर देखा, उसका मन उलझने लगा। ये वो जवाब नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। ह्यूगो अब जमीन की ओर देख रहा था और चेहरे पर एक अनकहा दर्द था। एक रात जब वो किताब पढ़ रही थी, मैं उसके पास गया। ह्यूगो की आवाज अब थोड़ी धीमी थी, जैसे किसी बीते लम्हे में डूबा। मैंने पूछा, पोती, दादू तुम्हारे साथ खेले? और जवाब मिला, नहीं दादू, मुझे किताब पढ़नी है, आप अकेले खेल लीजिए। ह्यूगो का दिल उस जवाब में कहीं चुप हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही दादा वाली मुस्कान थी और ह्यूगो की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। उसने अपनी छोटी के किनारे लगे रिबन को छुआ, वही रिबन जो पोमेरियन ने उसे बहुत पहले दिया था, शायद तब जब वो उसे दिन में कई बार बुलाया करती, ग्रैंडपा खेलोगे मेरे साथ? अब वो बस अकेले किताबों में गुम रहती थी। ह्यूगो की आवाज हल्की कांपती थी, अब वो मुझे बुलाना भी छोड़ चुकी है। विकर की नजरें धीरे धीरे गंभीर होने लगी और उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, ये बात मामूली नहीं है। उसके पिता की ये चिंता सिर्फ एक दादा की नहीं थी, ये उस इंसान की बेचैनी थी जो अपनों से जुड़ाव को धीरे धीरे टूटते देख रहा था। ह्यूगो ने अपनी नाक को हल्के से दबाया, आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उम्मीद करता हूँ उसने किशोरावस्था में कदम ना रख लिया। उसी पल कमरे से एक चीख सुनाई दी, पोमेरियन की। ह्यूगो और विकर दोनों चौंक गए। वाइकोर ने बिना वक्त गवाए खुद को तैयार कर लिया, आंखों में फिक्र साफ झलक रही थी। ह्यूगो ने फौरन दरवाजा खोला, लेकिन अंदर जो नजारा था उसने दोनों को चौंका दिया। पोमेरियन जमीन पर बैठी थी और उसके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान थी। वो किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़ रही थी, वो बस किताबों के जंगल में खोई हुई थी। उसके चारों तरफ किताबों का ढेर था, जैसे हर किताब में उसकी एक नई दुनिया छुपी हो। उसने ह्यूगो की आवाज सुनी और हैरानी से मुड़ी। ग्रैंडपा? ह्यूगो की सांसें सामान्य हुई, चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। क्या मिला ऐसी किताब में जो इतनी एक्साइटेड हो? विकोर बस उसे देखता रहा, उसकी आंखों में सुकून था, जैसे किसी अधूरे वक्त की भरपाई हो रही हो। ह्यूगो ने झुककर उसे गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो दौड़कर विकोर से लिपट गई। इतनी देर क्यों लगाई आने में? मैंने तुम्हें मिस किया। विकोर ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। माफ करना, थोड़ा लेट हो गया, पोमेरियन ने मुस्कुराकर कहा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती। ह्यूगो वहीं खड़ा रह गया, आंखें गीली, दिल भारी। पोमेरियन ने अचानक एक किताब खोली, उसमें एक तस्वीर थी, एक ट्री की। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं ये चाहती हूँ। विकोर का ध्यान उस तस्वीर पर गया। वो कोई आम पेड़ नहीं था, वो था ट्री ऑफ स्पिरिट्स, कहते हैं सुप्रीम मास्टर ऑफ डार्क मैजिक। चर्ची मोर्ग ने खुद इस पेड़ को दुश्मनों के समंदर के बीच, ब्लैक माउंटेन्स के नीचे, व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट की रेत में छिपा दिया था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये था माना ट्री, जो किसी विजर्ड के दिल में जड़ें जमाता और मरे हुए लोगों की आत्माओं से निकले कार्मा को खाकर बड़ा होता। लेकिन इसका बीज ऐसे ही नहीं उगता था, इसे चाहिए था मौतें, बहुत सारी मौतें। और जब ये पेड़ फल देता तो उस फल को खाने वाला उन आत्माओं की ताकत हासिल कर लेता जो खाद बन चुकी थी। विकोर की आंखें गहराती चली गई। उसके सामने खुली किताब में जो तस्वीर थी वही था ट्री ऑफ स्पिरिट्स, एक ऐसा पेड़ जो अब तक सिर्फ मिथकों में देखा गया था, वर्ल्ड ऑफ इमेजेस में बसी एक अफवाह जैसा। वो सोच में डूब गया, क्या पोमेरियन इतने सारे किताबों के बीच बस इसी चीज को ढूंढ रही थी? उसके हाथ में किताब थी और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। मुझे वो पेड़ चाहिए, उसने बहुत नरमी से कहा। विकोर समझ गया था ये सिर्फ एक सनक नहीं थी, पोमेरियन के अंदर ब्लैक मैजिक के लिए एक दुर्लभ जन्मजात लगाव था। ये अट्रैक्शन किसी नियति जैसा लग रहा था। उसी वक्त ह्यूगो उठ खड़ा हुआ। विकर और पोमेरियन दोनों ने पलटकर उसकी तरफ देखा, पर ह्यूगो का चेहरा अब एकदम बदल चुका था। उसकी आंखों में एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर अगर पोमेरियन को ये चाहिए तो तू लेकर आएगा, चाहे कीमत जो भी हो। ये आदेश है, इस मिशन को पूरा करना ही होगा। विकोर कुछ पल के लिए थम गया। वो जानता था ये कोई आम बात नहीं थी, ये था आयरन ब्लड सोर्ड परिवार का सीधा आदेश। ट्री ऑफ स्पिरिट्स को पाना अब उसका लक्ष्य था।
भले ही वो असंभव क्यों ना हो। और फिर कुछ दिन बाद विकोर ब्लैक माउंटेन्स के उस क्षेत्र में पहुंच चुका था जिसे हाइट 207 कहते थे। उसके सामने फैला था एक सुनसान सफेद नमक का रेगिस्तान और चारों तरफ फैली झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ वो आगे बढ़ रहा था। वो सोच रहा था, किताब में लिखा था कि ये पेड़ व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट के अंदर छुपा है, पर असलियत में इसका कोई सबूत नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा नहीं। उसके ख्यालों में बस एक शक था, कहीं ये पेड़ भी तो उसी तरह की अफवाह ना हो जैसे बीलजेबूब तलवार थी। विकर ने अपनी तलवार की ओर देखा, फिर उसकी आंखों में हल्का यकीन लौट आया। अगर वो तलवार असली थी तो शायद ये पेड़ भी हो सकता है। एक लंबी सांस छोड़ी और तभी उसके कपड़ों की तहों में कुछ हरकत हुई। मैडम का ऑफ स्प्रिंग जो साथ आया था अब अंदर ही अंदर उबल रहा था, गुस्से से भरा हुआ। वो अब भी थोड़ा परेशान था और गुस्से में भी। मन में बस एक सवाल घूम रहा था, आखिर ये छोटा सा माखौल कब तक चलेगा। विकोर ने उस नन्ही सी मकड़ी की ओर देखा जो अब भी उसकी बातों से चिड़ी हुई थी। उसने उसे फिर याद दिलाया, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तेरी उस सडन हरकत ने बाकी सबकी जान खतरे में डाल दी थी और इसी वजह से इस बार के कंटेम्प्ट फॉर डेथ कॉन्टेस्ट में विकोर ने उसे जबरदस्ती रिंग के बैरियर में बंद रखा। मगर मैडम की उस ऑफ स्प्रिंग को ये बात गवारा नहीं थी। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, जैसे अब भी उस ह्यूमिलिएशन की आग में जल रही। विकोर ने अपनी उंगलियों से गाल को छुआ और एक पल को उस भयानक लड़ाई की याद आंखों में तैर गई। वो लड़ाई जहाँ स्टूडेंट्स को मैडम स्पाइडर से भिड़ना पड़ा था और ये सब उसकी ही वजह से शुरू हुआ। उसे खुद पे भी थोड़ा गुस्सा आया और अब वो कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी देर बाद वाइकर पहुंचा मलटा, वो सफेद नमक का रेगिस्तान। उसकी नजरें इधर उधर घूमी और उसने देखा कई जानवरों की सड़ती हुई लाशें जमीन पर बिखरी थी। वो झुककर एक लाश के पास गया और जब उसने जमीन से नमक उठाकर छुआ उसकी हथेली अचानक कमजोर पड़ गई। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की सारी नमी इस नमक ने खींच ली। विकोर ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। जैसा सोचा था ये जमीन सच में शरीर की सारी नमी चूस लेती। वो उठा और गहरी सोच में डूब गया। उसे याद आया मलटर के बारे में एक पुरानी कहानी। कहा जाता था ये रेगिस्तान तब बना जब एक दुष्ट देवता के आंसू सूख गए थे और तब से ये जमीन हर चीज से उसका जल खींच लेती है और जो भी इसमें घुसता है वो कुछ ही देर में मम्मी बन जाता है। वाइकर की नजर अब भी अपनी हथेली पर टिकी थी। अब समझ आया क्यों कोई आज तक उस ट्री ऑफ स्पिरिट्स तक नहीं पहुंच पाया। उसने चारों ओर पड़ी मरी हुई लाशों को देखा और फिर बुदबुदाया, कोई आम इंसान या मैजिकल बीस्ट इस जमीन पर कदम भी नहीं रख सकता, मर जाएगा। फिर वाइकर ने अपने सिर पर हुड चढ़ाया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास की चिंगारी थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और अगले ही पल वाइकर ने अपनी खोई हुई नमी को वापस बुला लिया। रिवर स्टिक्स का आशीर्वाद और स्वैम्प मॉन्स्टर की रिजेनरेटिव ताकत अब उसके पास थी। वाइकर अब सॉल्ट डेजर्ट की ओर बढ़ चला, सीधा उस रहस्यमयी ट्री ऑफ स्पिरिट्स की खोज में। घंटों बीत चुके थे, लगभग 2 घंटे हो गए थे उसे चलते हुए। तभी एक अजीब सी सनसनाहट उसके बाएं घुटने में उठी। विकोर रुक गया। उसने अपना हुड ठीक किया और अब उसकी आंखों में अलर्ट का लाल इशारा था। ये किताब की जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। उसे एहसास हुआ कि शायद वो एक बड़ी गलती कर चुका है और तभी उसकी नजर कुछ पर टिक गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अचानक जमीन कांप उठी। विकर के सामने एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ, एक तेज और धूल भरी सैंडस्टॉर्म। उसने फौरन अपनी आंखें मिचका ली और होंठ भींचते हुए गुस्से से बुदबुदाया, ये तूफान अचानक कहां से आ गया? मुझे इसकी आहट तक नहीं लगी। उसने एक पल सोचा, फिर एक तरफ हटने की कोशिश की ताकि इस तूफान की सीधी राह से खुद को बचा सके, लेकिन उसकी कैलकुलेशन फेल हो चुकी थी। तूफान धीरे धीरे उसी की तरफ खींचता चला आ रहा था। चेहरे पर एक दृढ़ता उभरी। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी कमीज के अंदर छुपी उस नन्ही सी मकड़ी से कहा, बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूं, ये बहुत खतरनाक है। डर से कांपती उस छोटी सी स्पाइडर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके कपड़ों के अंदर दुबक गई। विकर ने अपनी तलवार निकाली, बेल्ज़ेबब, और उसमें अपने अंदर की पूरी माना भर दी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में सिर्फ एक चीज झलक रही, अगर इस तूफान से मिटना नहीं है तो इसे उससे भी बड़ी ताकत से काटना होगा। उसने आंखें बंद की, सांस को रोका और बास्करविल 7th टेक्निक एक्टिवेट। एक जोरदार झटका देते हुए विकोर ने अपनी तलवार झुका दी और एक क्रूर स्लैशिंग वेव तूफान की ओर बढ़ चली। हवा अब और ज्यादा तंग होती जा रही थी। जैसे ही वो स्लैश स्टॉर्म की ओर बढ़ा, विकोर ने दांत भींच ली। धूल के तेज कण अब उसकी स्किन चीरने लगे थे। उसके चेहरे से खून की पतली लकीरें बहने लगी। कपड़ों के अंदर से नन्ही मकड़ी ने झांक कर देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ थी। क्या विकोर ठीक है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ एक भावना थी, डर। और फिर विकोर की तलवार की वो अद्भुत स्ट्राइक काम कर गई। वो बवंडर जो अभी तक सब कुछ निगलने पर तुला था, धीरे धीरे बिखरने लगा। धूल बैठने लगी। विकोर के चेहरे पर पड़े चश्मे की कांच टूटकर जमीन पर गिरी। उसने जबड़े कस ली। गुस्से से उसकी सांसें भारी हो चुकी। ट्री ऑफ स्पिरिट्स अभी तक देखा भी नहीं और ये कैसी वेलकम मिल रही है, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। पीछे से छोटी सी मकड़ी अब भी कांप रही थी। वाइकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें अब थोड़ी शांत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब ठीक है, बाहर आ सकती है। ऐसे क्यों कांप रही है? लेकिन वो अब भी डरी हुई थी। वाइकर की नजर अचानक किसी और चीज पर टिक गई। वो पलटा और एक भयानक चीज देखी। कुछ ही दूरी पर एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। उसके दांत नुकीले थे, आंखें डरावनी। विकोर की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो एक झटके में खड़ा हो गया, अलर्ट, चौंका हुआ और कंफ्यूज। ये क्या है? ये कहाँ आ गया हूँ मैं? उसके पीछे फिर से वो छोटी मकड़ी डर से उसके कपड़ों में छुप गई। और फिर वाइकर ने देखा उसके सामने खड़ा था एक विशालकाय पेड़। लेकिन बात इतनी सी नहीं थी, वो पेड़ किसी जमीन पर नहीं था। विकर और वो मकड़ी एक मरे हुए मॉन्स्टर के मुंह के अंदर खड़े, चारों ओर सड़ती लाश, तेज गंध, और वो पेड़ एकदम अननेचुरल लग रहा था। विकोर के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज थी, हैरानी और डर का मेल। ये जगह आखिर है क्या?
विकोर एकदम स्टंट खड़ा था। उसके सामने पड़ा वो विशाल डरावना शरीर पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली मॉन्स्टर अभी भी सांस ले रहा, लेकिन असलियत कुछ और थी। उस मॉन्स्टर का डेड बॉडी टुकड़ों में बंटा हुआ था और हर टुकड़ा अलग अलग दिशा में बिखरा पड़ा था। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं था, ये था एक बेसिलिस्क, एस लेवल का एक खौफनाक बीस्ट जिसे लोग ड्रैगन ऑफ द सैंड रिवर के नाम से जानते थे। लंबाई लगभग 50 मीटर, एक ऐसा जीव जो ड्रैगन और डीमन का मिला जुला रूप था। ब्लैक माउंटेन्स की 10वीं चोटी पर आखिरी बार इसे देखा गया था। इसकी सांस इतनी जहरीली थी कि आसमान में उड़ते पक्षी तक गिर जाते और जहां भी इसका स्केल्स भरा शरीर रेंगता वहां आधी सदी तक जमीन बंजर हो जाती। एक ऐसा वजूद जो ना किसी तलवार से मारा जा सकता था, न जादू से, न किसी भाले से। ये महज उसका शरीर था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही रूह कंपा देने के लिए काफी थी। विकोर की जेब में छुपी छोटी सी स्पाइडर बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था। विकोर ने तुरंत उसे हल्के से थपथपाया। उसके चेहरे पर एक शांत भरोसे से भरी मुस्कान थी। डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये अब बस एक लाश है, मर चुका है। लेकिन स्पाइडर का दिल नहीं मान रहा था। वो वाइकोर के करीब थी, फिर भी खुद को असहाय महसूस कर रही। वाइकोर उस कॉर्प्स को घूरता रहा और खुद अपने ख्यालों में डूबता चला गया। उसके सामने मैडम की ईविल आंखों वाली छवि तैर गई और उसके साथ ही बालक ट्राइब का एडोनाई। और फिर उसे याद आया, रिग्रेशन से पहले जब डिस्ट्रक्शन एरा शुरू होने वाला था, उस वक्त ये बेसिलिस्क 3 सबसे भयानक कैलामिटीज में से एक था। 3 कैलामिटीज फ्रॉम बियॉन्ड, ऐसे जीव जिनका कोई सुराग नहीं होता, लेकिन जब सामने आते हैं तो पूरा युग थर्रा उठता है। वाइकोर हमेशा सोचता था कि शायद ये बस किसी कोने में छिपा बैठा है, लेकिन अब वो उसके सामने मरा पड़ा था। वो उस मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकला और धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगा। हर कदम पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। इतना ताकतवर बीस्ट, इतना भयानक, लेकिन इसकी मौत इतनी बेहाल। विकोर की नजर अब उस अजीब ट्री पर अटक गई। बेसिलिस्क के अंदर रिजेनरेट होने की ताकत स्वैम्प मॉन्स्टर से भी ज्यादा थी। ऐसे में अगर ये मारा गया तो इसका मतलब था कि कोई या कुछ ऐसा है जो एस क्लास इमॉर्टल बीस्ट को भी खत्म कर सकता है। हवा का झोंका चला और उसके साथ आया रेत का तूफान। छोटी सी स्पाइडर अब भी वाइकर के कपड़ों के अंदर दुबकी पड़ी। विकोर का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी नजरें उस ट्री पर जमी थी। ये जगह, वो बुदबुदाया, ये बस दिखने में डरावनी नहीं, ये जगह किसी नाइटमेयर से कम नहीं। स्पेस टाइम यहाँ पूरी तरह डिस्टॉर्ट हो चुका था और जो मैजिक यहाँ महसूस हो रही थी वो मेज टावर या एंड्रोमेलियस की बैरियर से कहीं ज्यादा एडवांस थी। विकोर जानता था अब वक्त आ चुका है इस रहस्य के दरवाजे को खोलने का। धीरे धीरे उसने ट्री की ओर कदम बढ़ाए। फिर धीरे धीरे वो भारी दरवाजा खुलने लगा, सदियों से बंद, धूल से ढका, जैसे किसी भूली हुई जगह का दरवाजा। विकोर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, हौसले से भरी हुई। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, एक रहस्यमयी रोशनी उस अंधेरे में फैलने लगी। और तभी एक तेज अजीब सी मना उस दरवाजे से निकली और सीधे विकोर की तरफ बढ़ी। उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या था। और तभी विकोर एकदम साइलेंट, पर उसकी आंखों में एक गंभीर चमक। उसने अपना हाथ मुट्ठी में कसकर चेहरे के सामने उठाया। वो समझ चुका था कुछ गड़बड़। उधर छोटी सी मकड़ी जिसकी नजर अब जमीन पर अटक चुकी थी, भी हैरान थी। विकोर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कुछ महसूस कर चुका था, एक ऐसा मना जो किसी और ही दुनिया से आया था। वो समझ गया था, मैं सही जगह पहुंचा हूं। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, वाइकोर उस जगह में दाखिल हुआ। नीचे जमीन पर तलवारें बिछी हुई थी और सामने एक तख्त पर कोई बैठा था। एक योद्धा काली आर्मर पहने हुए, उसकी तलवार जमीन में गड़ी थी और उसी से निकल रही थी वो भयानक और गूंजती हुई मना। ये था ट्री ऑफ स्पिरिट्स। कहा जाता है कि एक महान डार्क आर्ट्स मास्टर ने इसे बोया था ब्लैक माउंटेन्स के बीच व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट की गहराइयों में। ये एक ऐसा मना ट्री था जो किसी जादूगर के दिमाग में जड़ें जमा लेता है और आत्माओं के कर्म से अपनी खुराक लेता है। इसके बीज को उगने के लिए चाहिए होती है मौतों की एक लंबी कतार, और जो इसका फल खाता है वो उन आत्माओं की ताकत पा लेता है जिनसे ये पेड़ बना है। अब जब सूरज की रोशनी उस वीरान जगह में उतर रही थी, विकोर आगे बढ़ने लगा। उसकी चाल में नरमी थी, लेकिन निगाहें फौलाद जैसी। वो अब समझ चुका था ये जगह तलवारों की जननी जैसी लगती। उसकी नजर एक तलवार की नोक पर जाकर ठहर गई और तभी उसकी आंखों में एक जिज्ञासा की चमक उभर आई। इस बार तलवारें जमीन की ओर नहीं, आसमान की तरफ इशारा कर रही थी। नजारा नया था और अजीब भी। क्या ये जगह किसी तरह बास्करविल से जुड़ी थी? वो नहीं जानता था। कुछ सेकंड बाद विकोर रुक गया, सांसें थमी हुई। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। वो धीरे से उस नाइट के सामने पहुंचा और बिना पलक झपकाए उसे घूरने लगा। चेहरे पर गंभीरता थी, मन में एक सवाल, क्या ये वही है, ट्री का मालिक? चारों तरफ एक ऐसा ऑरा फैला हुआ था जो विकोर ने आज तक महसूस नहीं किया था। न मना, न जीवन की कोई आहट, न मौत की कोई गंध। जैसे ये योद्धा बहुत पहले मर चुका और अब बस उसका एक खोखला खोल ही वहां बचा हो। धीरे धीरे विकर ने उस सड़े हुए पेड़ की जड़ की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां जमीन को छूने वाली थी, पीछे दीवारों पर टंगी बुझी हुई मशालें
एक एक करके जल उठी। लाल लपटों की भयानक चमक पूरे हाल में फैल गई। एक गहरी डरावनी गर्मी उस जगह में उठने लगी। वाइकॉर वहीं खड़ा रह गया, शांत लेकिन सतर्क। पर उसके कपड़ों में छिपी छोटी सी मकड़ी, उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने जैसे कोई अनदेखा खतरा महसूस कर लिया। वो कांपती हुई वापस विकोर के सीने में दुबक गई और तभी वो पुराना भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक और अजीब बात हुई, वो योद्धा जो अब तक बस एक खोखला खोल लग रहा था, उसकी मुट्ठियां अचानक तलवार के हत्थे पर कस गईं। विकोर की नजर एकटक उसी पर थी। अब वो योद्धा धीरे से अपना सिर झुकाकर जमीन की ओर देखने लगा। मशालों की लपटें उसके काले कवच पर चमक रही थी और एक मरे हुए आदमी धीरे धीरे जिंदा हो रहा था। विकोर ने गहरी सांस ली। उसे पता था चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। ये ट्री ऑफ स्पिरिट्स यूं ही किसी को नहीं मिलता। और फिर वो योद्धा जो अब तक बुत बना बैठा था, उसने जमीन में गड़ी तलवार निकाली और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके उठते ही जमीन कांपने लगी। विकोर शांत खड़ा था, लेकिन उसकी नजरों में अब तेजी और सतर्कता दोनों झलक रही थी। उस भारी तलवार को उठाकर नाइट ने सीधा वार किया। विकोर ने बिना देर किए एक तेज जंप के साथ वो वार चकमा दिया। तलवार जमीन से टकराई और पत्थर के फर्श को चकनाचूर कर दिया। विकोर की आंखों में अब सीरियसनेस थी, पर डर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ थी। नाइट ने अपनी पकड़ बदली और गुस्से में आकर एक के बाद एक जानलेवा वार शुरू कर दी। स्लैशेस लगातार, तेज, भयानक। लेकिन विकोर का शरीर बेहद एजाइल था। हर वार को वो मिली सेकंड की कैलकुलेशन से डॉज करता गया। एक बार फिर उस छोटी मकड़ी ने डरते हुए बाहर झांका, लेकिन इस बार विकोर की आंखों में एक अलग चमक थी, शांति और निराशा। उसे समझ आ गया था ये कोई महान योद्धा नहीं था, बस एक खोखली आत्मा थी जो बिना किसी इच्छा के बस हमला कर रही थी। नाइट के हर मूव में एक पैटर्न था, एक दोहराव, जिसकी वजह से वो प्रिडिक्टेबल बन चुका था। विकोर नीचे उतरा और एक थकी हुई सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। मैं समझा था ये कोई असाधारण जगह की रक्षा करता होगा, उसने मन में सोचा, पर ये तो एक खाली खोल है, एक बिना आत्मा का रक्षक। अब तक विकर को लग रहा था कि शायद ये कोई हॉलो बेजान नाइट है, शायद बस एक बीते हुए योद्धा की परछाई। अब वाइकोर ने बिना वक्त गंवाए अपना बो उठाया और एक घातक माना एरो तैयार किया। उसकी आंखों में था एक ही इरादा, एक ही वार में इस नाइट को दूसरी दुनिया भेज देना। पर सवाल अब भी मन में घूम रहे थे, ये लड़ कैसे रहा है बिना माना या वाइटैलिटी के। मगर सोचने का वक्त नहीं था। एरो स्पिन करते हुए निकला, गोलियों की तरह तेज, सीधा नाइट की ओर। उस पल नाइट की गर्दन झुकी हुई थी, वो जमीन को देख रहा था और फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल रंग में चमक उठी और उनमें था एक भयानक क्रोध। और तभी उस नाइट ने पहली बार बास्करविल टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक घातक प्रिसिजन के साथ उसने तलवार घुमाई और विकर का माना एरो बीच में से चीर दिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि चारों तरफ माना की लहरें फैल गईं। वाइकोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? वो तो पहली टेक्निक थी बास्करविल की, जिसे बस उनके असली वॉरियर्स ही जानते थे। नाइट बिना रुके फिर से हमले के लिए दौड़ पड़ा। छोटी सी स्पाइडर डर के मारे कांप उठी। वाइकोर ने दांत भींचे। मुझे पता था कि अपनी असली ताकत छुपा रहा था। विकोर ने तुरंत चिल्लाकर स्पाइडर को छिपने को कहा और फिर अपनी लेजेंडरी सोर्ड बील्ज़ेबब को बाहर निकाला। जैसे ही बील्ज़ेबब हवा में आई, उसके चारों ओर एक भयंकर ऑरा फैल गया। नाइट अब दौड़ चुका था, उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। विकर ने डिफेंसिव स्टैंस लिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि क्रिस्टल की तरह ठोस माना की एक परत अब उसकी तलवार के ब्लेड पर जम चुकी थी। नाइट ने पूरी ताकत से वार किया। विकर ने उसका जवाब दिया, बास्करविल की 7th टेक्निक से। लेकिन उस नाइट ने उससे भी खतरनाक 8 टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक ऐसी टेक्निक जो अचानक शैडो से वार करती। वाइकर कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी बॉडी पर गहरे कट्स पड़ चुके थे, इतने तेज कि वो चीख उठा दर्द में। नाइट फिर से जमीन की ओर देखने लगा, मगर तभी उसके हेलमेट पर दरारें पड़ने लगी और फिर धीरे धीरे उसकी हेलमेट टूटकर जमीन पर गिर गई। विकोर के पसीने छूट गए, उसका गला सूख गया। उसके सामने अब एक आदमी खड़ा था, सफेद बालों वाला, चेहरा बैंडेजेस में छिपा हुआ और आंखें एकदम शांत पर अंदर से जलती हुई। ये कौन है? विकोर के मन में तूफान था और फिर उस नाइट ने धीरे से अपनी पहचान बताई। कॉन्कोरोला बास्करविल, टूम ऑफ सोर्ड्स का गार्डियन। विकोर की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक तलवार की कल्पना थी। बास्करविल की तलवार जो सिर्फ काटती या भेदती नहीं, वो मांस को नोचती है, हड्डियों को तोड़ती है, जैसे शिकारी अपने नुकीले दांतों से शिकार को फाड़ता है। लेकिन नाइट का वो हमला इतना भयंकर था कि वाइकर का पूरा कंधा लगभग अलग हो चुका था। वाइकर ने अपने कंधे पर हाथ रखा और दर्द से चीख उठा। रक्त बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब डिटर्मिनेशन से जल रही थी। मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। उसने अब समझा कि ये घाव इतने विकृत क्यों हैं। 8 टेक्निक भर से ऐसा असर, मुश्किल था यकीन करना। सिर्फ एक लेवल का फर्क और घाव इतना घातक कि बाहर टावर में हासिल किया इमॉर्टल बेसिलिस्क का रिजेनरेशन भी धीमा पड़ चुका था। बील्ज़ेबब सोर्ड विकोर के पास थी। 3 स्लॉट्स भरे हुए थे। पहला एस रैंक मैडम की जहरीली पैर, दूसरा एस रैंक इमॉर्टल बेसिलिस्क, तीसरा A+ रैंक मुशेसु ऑफ साइलेंट हिल। लेकिन इस नाइट के सामने ये सभी ट्रम्प कार्ड्स अभी बेअसर थे। नाइट ने अपनी तलवार निकाली और एक नजर विकोर पर डाली। वो नजर जिसमें सेंचुरीज की वीरता और मैडनेस था। उसके शरीर से एक अजीब एनर्जी निकल रही थी, इतनी भारी कि हवा भी सिहर गई। विकोर अपने जख्मों पर हाथ रखे खड़ा था, लेकिन उसके होंठों पर गुस्से की एक रेखा थी। तुम वाकई में एक मॉन्स्टर हो, उसने दांत भींचते हुए कहा। नाइट धीरे से पलटा और उसकी आंखों में
मैलिस की एक शैतानी चमक थी। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? उसकी कहानी विकोर के दिल में गूंजने लगी। केओस का वो युग जहाँ हर नोबल फैमिली अपने अपने किंगडम में राजा थी, और उसी अराजकता में बास्करविल के 7 काउंट्स में सबसे ताकतवर एक आदमी उभरा जिसने हाउस बास्करविल को उसकी गोल्डन एज दी। लेकिन फिर ताकत की तलाश में वो खुद दुनिया से गायब हो गया। उसका नाम था केन कोर्सो ला बास्करविल। विकोर ने अपनी टूटी सांसों में गुस्से से कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम केन कोर्सो ला बास्करविल हो? हवा थम गई। केन ने धीरे से सिर झुकाकर हामी भरी। उसकी आंखों में अब क्यूरियोसिटी थी। और तू कौन है? लड़के विकोर का जख्म अब भी जल रहा था, पर उसकी आवाज में आग थी। विकोर वन बास्करविल। केन कोर्सो के चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभरी। वैन न कि एल, एक वैन का बेटा जिसने अभी अपनी उम्र पूरी भी नहीं की और सुप्रीम लेवल तक पहुंच गया। विकोर ने जमीन की ओर देखा, दांत भींच ली, पर चुप रहा। केन कोर्सो की नजर अब विकोर के हाथ में थामी बेल्ज़ेबब सोर्ड पर टिकी थी। वो तलवार जिसे दुनिया खो चुका मान चुका था, और उसके साथ विकोर की वो रूह काम पाने वाली रिजेनरेशन एबिलिटी जिसने 8 टेक्निक जैसी विध्वंसक चोट को भी सह लिया था। केन के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम वाकई कमाल के हो लड़के। लेकिन विकोर की आंखें गंभीरता से भर उठी। उसके लिए वो इनक्रेडिबल केन कोर्सो था। तुम्हारी 8 टेक्निक। पहले तो मैं उसके असली रूप को समझ भी नहीं पाया था। केन कोर्सो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और हर कदम पर उसका शरीर एक भयानक ऑरा छोड़ रहा था। विकोर का मन सिहर उठा। मैं उसकी लाइफ फोर्स तक महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही केन ने अपनी असली पहचान प्रकट की, उसकी एनर्जी ऐसे लग रही थी जैसे हवा में छिपे ब्लेड विकोर की त्वचा को चीरते हुए गुजर रहे हैं। विकोर की आंखों के सामने केन की 8 टेक्निक की झलकियां दौड़ने लगी। वो अंदाजा लगाने लगा कि जिसका सिर्फ एक टेक्निक उसे बिखेर सकता है, उसकी असली ताकत किस हद तक पहुंचती होगी। केन ने अब दोनों हाथों से अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक भयंकर गर्जना के साथ उसे जमीन में दे मारा। धरती कांप उठी, पत्थर टूटकर बिखरने लगे। विकोर के शरीर में हलचल हुई, पर उसकी आंखें केन पर जमी थी। केन ने धीरे धीरे अपने चेहरे से बैंडेजेस उतारने शुरू की। हर पट्टी के गिरने पर एक अजीब टेंशन हवा में गूंजने लगी। तुम जानते हो, बास्करविल की 7th टेक्निक तक पहुंचने के लिए एक वॉरियर को किन जटिल इमोशन से गुजरना पड़ता है। केन की आवाज में वो दर्द था जो केवल मृत्यु के मुहाने पर जिया जाता है। विकोर के होंठ सूख गए, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, और फिर केन कोर्सो ने आखिरी बैंडेज हटाया। पट्टियां जमीन पर गिरी और एक सन्नाटा छा गया। कैन का चेहरा आधा झुलसा हुआ था। उसकी चमड़ी पिघल चुकी थी और उसकी खोपड़ी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। बासिलिस्क के साथ उस आखिरी युद्ध में मौत के दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने 8वीं टेक्निक को समझा था, और फिर टावर में कदम रखते ही मैंने अंतिम थ्रेशोल्ड पार कर लिया। केन कोर्सो अब एक ह्यूमन नहीं था, वो डेथ नाइट बन चुका था। डेथ नाइट एक ऐसा वॉरियर जो अबिस की अंधकारमय दुनिया में समा चुका हो, वो जो मृत्यु के परे की शैडो डिमेंशन से अनंत माना खींचता है। केन कोर्सो का रिस्क लेवल अननोन, उसका आकार, उसकी उत्पत्ति अननोन। वो क्या है कोई नहीं जानता। विकोर की आंखें थोड़ी देर के लिए खाली हो गई, गला सूखने लगा। उसने जोर से निगल लिया। ये 9वीं फॉर्म है। उसकी सांसें भारी हो गई। ये स्वॉर्ड मास्टर का अंतिम स्तर है। केन चुप था, वो बस विकोर को देख रहा था, एक ऐसा वॉरियर जिसने मास्टरी के लिए मृत्यु को गले लगाया था। केन की नजरें नीचे झुक गई और एक शांत आवाज में उसने कहा, तुम जिसे लर्किंग एम्बुशर कहते हो वो मेरी तकनीक नहीं है। विकोर की आंखें हलचल में आ गईं। केन अपने हाथ को हवा में फैलाते हुए पुराने किसी किताब की ओर देखता है, जैसे वो किसी स्मृति में डूब गया हो। मैं 10वें स्तर तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि वहां जाने के लिए इंसान को एक बार मरना पड़ता है और फिर जी उठना होता है। केन की आवाज में एक कड़वाहट थी। मैं मरा था, पर मैं कभी वापस नहीं लौटा। उसके सिर से एक अजीब एनर्जी निकलने लगी थी जो कमरे में एक भारीपन घोल रही थी। वो उस अजीब पेड़ की छाया में खो गया और धीमी आवाज में बोला, डेथ नाइट बनने के बाद मैं कभी रेजरेक्ट नहीं हो सका, इसीलिए मैं इस जगह में फंसा हुआ हूँ। विकोर की आंखें जिज्ञासा और उलझन से भर उठी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम जैसे वॉरियर को कोई कैद कैसे कर सकता है? ये जगह है क्या और किसने तुम्हें बांध दिया? केन की नजरें दीवार पर जली हुई टॉर्च पर टिक गई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। तुम्हारा ये जानना स्वाभाविक है विकोर, क्योंकि इस जगह को कोई जानता ही नहीं है। विकोर की आंखें सिकुड़ गईं। उसका क्यूरियोसिटी अब कंट्रोल के बाहर था। केन ने धीरे से सिर उठाया और एक ऐसी सच्चाई कह दी जिसने हवाओं को भी सन्न कर दिया। यह जगह है टूम्ब ऑफ द स्टैब्ड ब्लेड, वो जगह जहां पहला बास्करविल जन्मा था और जहां उसकी मृत्यु लिखी गई थी। विकोर सांसें रोक कर सुन रहा था। केन का हर शब्द ऐसे गिर रहा था जैसे तलवार की नोक पर रखा सच हो। क्रेडल ऑफ द स्टैब्ड ब्लेड, जहां केवल एक सच्चा बास्करविल मरेगा। तुम्हारा यहाँ पहुंचना कोई कोइंसिडेंस नहीं है विकोर, ये तुम्हारी किस्मत है। विकोर का चेहरा उलझनों में डूब गया। उसने गंभीरता से केन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो केन कोर्सो? केन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी कल्पना में फिर से वो दृश्य तैरने लगा जहां वो थ्रोन पर बैठा था, जंजीरों से जकड़ा हुआ। टावर ने उसे बांधा था, एक कर्स जिसने उसे दुनिया से काट दिया। और तभी वो दरवाजा जो सदियों से बंद था धीरे धीरे खुलने लगा। धूप की एक किरण अंदर आई और उस रोशनी में खड़ा था विकोर वन बास्करविल। केन कोर्सो, ग्रेव ऑफ ब्लेड्स का
गार्डियन, एक ऐसा योद्धा जिसे टावर ने ये श्राप दिया था कि वो सच्चे बास्करविल का इंतजार करेगा और जब वो आएगा तो उसे 10th फॉर्म तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केन की होगी। वो जानता था एक दिन कोई ऐसा आएगा जिसे ये शाश्वत पीड़ा खत्म करनी होगी, कोई ऐसा जो उसे मौत दे सकेगा। वो विकोर वैन बास्करविल था। विकोर की चोट अब पूरी तरह से भर चुकी थी। उसने केन की आंखों में झांका, चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तो क्या मैं ही वो फेडेड वन हूँ? केन के हाथ जो तलवार के हिल्ट पर टिके थे धीरे धीरे कसे। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति झलक उठी। वो जानता था विकोर 10th फॉर्म तक पहुंच सकता है, पर इसकी कीमत मौत होगी। केन ने अपनी तलवार को जमीन से खींचा और उस ब्लेड की धार जैसे हवा में तड़प उठी। जब तक हमारी ये ड्यूल खत्म नहीं होती तुम इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं जा सकोगे विकर। या तो मैं तुम्हें मारूंगा या तुम मुझे 10th फॉर्म में पार करके मुझे मुक्ति दो। केन की आंखों में डिटर्मिनेशन था। उस टावर का आदेश उसके शरीर में बसा हुआ था, पर वाइकोर उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक आग जल रही थी। डेस्टिनी, फेट, प्रोफेसी, ये सब बकवास बातें हैं केन। वाइकोर ने तलवार हवा में लहराई। मैं सिर्फ अपनी मर्जी पर यकीन करता हूँ। अब मैं तुझे खत्म करूंगा और यहाँ से बाहर जाऊंगा। विकर की बॉडी से एक प्रचंड ऑरा निकलने लगी। उसने ऑफेंसिव स्टांस ली और जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया पूरी जमीन कांप उठी। केन अब भी शांत खड़ा था पर उसकी आंखों में एक कसक दिख रही थी। तो तुम मुझसे टकराकर किस्मत को चुनौती दोगे विकर? विकर ने दांत पीसे और पलक झपकते ही केन के ठीक सामने आ पहुंचा। डेथ नाइट की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी थी। ये लड़का इतने कम वक्त में इतनी स्किल कैसे बढ़ा सकता है? केन ने बिना समय गंवाए एक तेज काउंटर अटैक मारा नंगे हाथों से। उसने विकोर की ठोड़ी पर ऐसा प्रहार किया कि उसकी गर्दन झंझना उठी। विकोर की आंखों में आग जल उठी। उसने दांत भींचते हुए सोचा, तू मुझसे नंगे हाथों लड़ रहा है केन? केन ने तलवार उठाई। उसकी आंखों में अब मैलिस उबाल मार रही। तुम क्या सोचते हो विकर? तुम किस्मत से भाग सकते हो? केन का सोर्ड स्विंग इतना तेज था कि हवा चीख उठी, पर विकोर इस बार तैयार था। उसने तलवार से वार रोका मगर उस इम्पैक्ट ने उसे हवा में उछाल कर पीछे फेंक दिया। विकोर जमीन पर गिरते ही घुटनों पर आ गया। सांसें फूली हुई थी लेकिन उसकी आंखें केन पर जमी। केन का वार हर बार विकोर की उम्मीदों को कुचल रहा था। विकोर ने सोचा था शायद एक सरप्राइज अटैक फर्क लाएगा, पर केन का ठंडा सवाल उसके कानों में गूंजा, तुम्हें लगा जिंदा रहकर सांस ले पाओगे विकोर? उस पल विकोर के होश ठिकाने आ गए। केन का शरीर एक बिजली की तरह हिला और जब तक विकोर समझ पाता डेथ नाइट उसके सामने महज कुछ इंच की दूरी पर था। केन की तलवार हवा चीरती हुई आई पर विकोर ने बीएल्ज़ेबब सोर्ड से जैसे तैसे वार रोक लिया। उसके दांत भींच गए। इतनी स्पीड, इतनी पावर! वो साफ समझ गया था उनके बीच का लेवल गैप आसमान और जमीन जितना है। पर हार मानना विकोर के खून में नहीं था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी जिद लौट आई थी। अब वक्त है मेरी सबसे भरोसेमंद टेक्निक का, चौथी बास्केविल टेक्निक। कैन ने जैसे ही उसकी मूवमेंट को पढ़ा उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। अगर तुम चौथी टेक्निक लाओगे तो मैं तुम्हें 5वीं से तोड़ दूंगा। केन की तलवार से एनर्जी लपट्टों की तरह उठने लगी और इससे पहले कि वाइकर सांस भी ले पाता केन ने एक भीषण स्लैश कर दिया। उस वार की ताकत इतनी थी कि वाइकर सीधा उसके सामने जमीन पर घिसटता चला गया। उसके मुंह से चीख निकल गई पर उसकी आंखें अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वाइकोर ने अपनी सारी माना तलवार में भर दी। अब देख केन 6th बास्करविल टेक्निक। केन ने देखा पर हटने की जरूरत नहीं समझी। उसने उल्टा आगे बढ़कर 7th बास्करविल टेक्निक का वार किया। अंजाम केन की तलवार विकोर के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। विकोर का शरीर हवा में उड़ा और दूर जाकर एक विशाल तलवार की मूर्ति से टकरा कर गिर पड़ा। उसके होठों से खून टपक रहा था पर केन एकदम शांत था। तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हैं विकोर। केन ने अपनी तलवार फिर से उठाई और इस बार उसने उसमें अपनी पूरी माना भरनी शुरू कर दी। एक ऐसी एनर्जी जो हवा में गरजने लगी थी। विकोर के दिल में पहली बार डर की लहर दौड़ी। ये क्या मॉन्स्टर है क्या? केन की आंखें अब लाल ज्वाला की तरह चमक उठी थी। आओ वाइकोर, इस वार को रोक कर दिखाओ। वाइकोर के शरीर पर जख्मों की भरमार थी लेकिन उसके हाथों से तलवार अभी भी नहीं छूटी थी। उसने फिर दांत भींचे और अपने फटे हुए शरीर के साथ 7th बास्करविल टेक्निक के लिए दौड़ पड़ा। और केन के लिए ये सब केवल समय बर्बाद करना था। डेथ नाइट ने 9th टेक्निक अनलीश कर दी। एक ऐसी स्लैश जो हवा को फाड़ती हुई वाइकर की तरफ बढ़ रही थी। वाइकर की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये मैं नहीं रोक पाऊंगा। और फिर वो स्लैश विकोर से टकराई। एक ऐसा दर्द जो उसकी नस नस में दौड़ गया। केन की माना ने उसे अंदर से जलाकर राख कर दिया। विकोर के मुंह से एक बेसुध चीख निकली और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी वो घुटनों पर गिर गया। केन बस देखता रहा। विकोर का शरीर कट्स और घावों से भरा पड़ा था और फिर विकोर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। केन के मन में सवाल थे। बस इतना ही था वाइकर? इतना ही? कई मिनट बीते और फिर विकोर की आंखें धीरे धीरे खुली। पर यह बैटलफील्ड नहीं था। उसका शरीर अब खून के समंदर में तैर रहा था और उसके सामने एक खुला दरवाजा खड़ा था। लाल तरल में डूबा हुआ उसका शरीर धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। पहला एहसास भ्रम, दूसरा सवालों की बाह और तीसरा एक अजीब सी उदासी। ये जगह खाली थी, बस अनंत तक फैला लाल तरल, ना कोई आवाज ना कोई आहट। विकर बिल्कुल अकेला था और तभी यादें लौटने लगी। केन कोर्सो की तलवार,
जिसका वार इतना तेज था कि विकोर के पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। उसका 7वां बास्करविल वार केन के 9वें वार ने चकनाचूर कर दिया था, सीधा उसके सीने पर। उसने अपने हाथ को देखा, आंखों में नमी और निराशा चमक उठी। यह हार उसके अंदर तक चुभ गई थी। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गई, एक सिहरन रीढ़ में उतर आई। ये कहाँ हूँ मैं? वो खुद से बुदबुदाया। सांसें तेज हो गई, हाथों के बल उठकर बैठ गया। चेहरे पर डर की परछाई, आंखों में सवाल, क्या मैं मर चुका हूँ? धीरे धीरे उसने सिर उठाया और रुक गया। दूर लाल सागर और अंधेरे के बीच कुछ चमक रहा था, एक दरवाजा चमकता हुआ। विकोर चुप हो गया। दिल की धड़कन अब कानों में गूंज रही थी। क्या ये वही है, वो डेथ लाइन जिसकी बात केन ने की थी? केन कोर्सो के शब्द उसके कानों में फिर से गूंजने लगे। मैंने भी बेसिलिस्क से लड़ते हुए डेथ लाइन पर ही 8वां बास्करविल टेक्निक सीखा था। जीने की आखिरी चाहत उसे खड़ा कर देती। लाल तरल को चीरता हुआ वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पास पहुंचते ही उसकी आंखों में हैरानी की चमक, मुट्ठी कस जाती। अगर ये मौत का दरवाजा है और मैं इसे पार नहीं कर पाया तो मैं अब भी जिंदा हूँ। उसने हाथ बढ़ाया, कुछ पल यूं ही ठिठक गया, फिर अपने हाथ को घूरने लगा। एक हल्की सी राहत आंखों में उतर आई। नहीं, मैं अभी मरा नहीं। पर मन के किसी कोने में वो जानता था, ये शायद वही है जिसे केन किस्मत कहता था। बास्करविल की 10वीं तकनीक। उसे याद आया, वो पेड़ जिसके नीचे बेसिलिस्क की लाश पड़ी थी, और केन का वो वार जो उसके पूरे शरीर में जलन और पीड़ा बनकर दौड़ गया था। केन अपने हाथ तलवार की मूठ पर रखे शांत स्वर में बोला था, तुम 10वीं टेक्निक तक पहुंच सकते हो विकोर। लाल तरल की निस्तब्ध लहरों में विकोर स्थिर खड़ा था, मुट्ठी कसकर अपनी परछाई को घूर रहा था। अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी, पर आंखों में उदासी की हल्की झिलमिलाहट। क्या यही था जिसकी बात केन कोर्सो कर रहा था? उसने मन ही मन सोचा। यादों का दरवाजा खुला, वो पुरानी जिंदगी, फांसी का तख्ता, गिलोटिन का ठंडा लोहा, और फिर अचानक अतीत में लौटना, एक शिशु के रूप में। तभी उसे केन के शब्दों का अर्थ समझ आया। गिलोटिन पर सिर कटना यानी 9वें वार की मृत्यु की शर्त पूरी होना, और फिर पुनर्जन्म यानी मरकर लौट आना। यही 10वें वार की असली क्राइटेरिया थी। पर इन यादों के साथ उसके अंदर क्रोध की आग भड़क उठी, जबड़े जकड़ गए। तो मैं ही हूँ वो एकमात्र अस्तित्व जिसे ये किस्मत ने चुना। यह सोचते ही वो घुटनों के बल गिर पड़ा। लाल तरल पर मुट्ठी दे मारी। छपाक, उसकी आवाज गुस्से से कांपते हुए शून्य में गूंज उठी। शापित हो तुम। उसे लगा ये सब उसका मजाक है। उसकी मौत, उसकी जिंदगी, उसकी सारी मेहनत, सब बस एक लिखी हुई पटकथा। दरवाजे की चमक उस अंधियारे में और फैल गई। विकोर की सांसें धीमी हुई। मन में सवाल उठा, क्या मेरी हर कोशिश, हर जंग बस इसी किस्मत का हिस्सा? तभी लाल तरल के गर्भ से ऊर्जा से बनी हथेलियां बाहर आने लगी, ठंडी पर मजबूत। वो उसकी टांगों, बाहों, कंधों को पकड़ने लगी। विकोर की मुट्ठी फिर से कस गई। गुस्सा और तेज हो गया। उसे याद आया मैडम से लड़ाई के वक्त लिया गया उसका वो प्रण। अब कभी किसी और की डोर पर नहीं नाचूंगा। हथेलियां धीरे धीरे उसके शरीर को खींचने लगी, पर वो मौन रहा। आंखों में आग, पर शरीर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। धीरे धीरे वो लाल तरल में और नीचे धंसता गया। यादें फिर लौट आई। सच्ची मैडम से भयानक लड़ाई, एंड्रोमिलियस से टकराव, और एलिट लाशों के साथ मौत तक की जंग। ये सब उसके मन को जकड़ने लगा। शरीर का बल घटता गया। वो अपने आप को बहने दे रहा था उन आत्मिक हथेलियों के साथ। एक डरावना ख्याल आया, क्या ये सब बस एक भ्रम था? क्या अब तक की मेरी हर लड़ाई, हर बलिदान बेमानी था? और फिर मन में एक छोटी सी चिंगारी, अगर किसी तरह मैं बास्करविल की 10वीं तकनीक तक पहुंच जाऊं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण होगा। लेकिन वो सवाल अब भी चुभ रहा था, क्या ये काफी होगा? लाल तरल में डूबे इस सन्नाटे के बीच वाइकोर के कानों में फिर गूंज उठे डेथ नाइट केन कोर्सो के वो शब्द। 10वीं तकनीक हासिल करने का मतलब है यहीं कैद रहना, समय की गिनती खो देना। विकोर की मुट्ठी कस गई। तो फिर इसका मतलब क्या? इस शक्ति का हासिल होना किस कीमत पर? अचानक उसकी यादों में लौट आई वो भयानक लड़ाई, 10 एलीट कॉर्प्स के खिलाफ। जमीन लाशों से पट्टी थी, हर ओर तलवारें गड़ी हुई, और उसी खून धूल भरे मंजर में उसे अपने पिता का चेहरा दिखा, अपने परिवार का, बलाक जनजाति के लोगों का, और अपने दोस्तों का। फिर वो अनाथ लड़की जो उन्हीं 10 एलीट में से एक के हाथों मारी गई थी, उसके चेहरे पर अब भी वही मासूम, सुकून देने वाली मुस्कान थी। अचानक गहरे लाल तरल की सतह पर बुलबुले उठने लगे, फिर और तेज, जैसे भीतर कोई उफान मच रहा हो। विकोर की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। अगर मेरी ताकत ही मेरी किस्मत लिख रही है और ये किस्मत मेरे अपने लोगों को खतरे में डाल रही है, तो मैं इस किस्मत को उसी के खिलाफ मोड़ दूंगा। टॉवर के लिए नहीं, उनके लिए। वो जोर से चिल्लाया, मुझे उन्हें आजाद कराना ही होगा। उसकी आंखों में अब सिर्फ अडिग संकल्प था। वो जगह जहाँ उसे होना चाहिए टॉवर नहीं, बल्कि उनके पास थी। उसे जिंदा लौटना ही था। विकोर ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, और तभी लाल तरल हिलने लगा। तेज घूमता हुआ एक बवंडर बना, और धीरे धीरे वो बवंडर बदलकर एक खून से बनी तलवार में तब्दील हो गया। उस तलवार से तेज मना की लहरें निकल रही थी। ये वही हथियार था जिसे सिर्फ वही उठा सकता था जिसने मौत की रेखा के उस पार झांका हो। वाइकोर ने हाथ बढ़ाया और तलवार उसकी मुट्ठी में आते ही प्रचंड प्रकाश फैलाने लगी। उसकी आंखें और गंभीर हो गईं। ये है 8वीं तकनीक, मौत के दरवाजे की चाबी। बिना वक्त गंवाए उसने तलवार घुमाई और उसे चमकते दरवाजे में गड़ा दिया। धीरे धीरे उसने तलवार को ऐसे घुमाना शुरू किया जैसे कोई चाबी घुमा रहा हो, और तभी दरवाजे से एक अंधा कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि कोई भी तलवार
तलवारबाज अपनी आंखें न खोल पाए। वहीं हकीकत में विकोर का शरीर एक विशाल गड्ढे में पड़ा था जिसे डेथ नाइट के वार ने बनाया था। जमीन खून से तर थी, उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। पास ही खड़ा केन कोर्सो उसे देख रहा था, आंखों में निराशा ली, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि विकोर की सांसें थम चुकी हैं। केन कोर्सो ने एक आखिरी नजर विकोर के निर्जीव पड़े शरीर पर डाली, फिर धीमे धीमे मुड़कर अपने सिंहासन की ओर चल पड़ा। कुछ पल बीते, खामोश, भारी। उसकी नजरों में निराशा थी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी। बेशक ये लड़का असाधारण था, उसने बुदबुदाया, पर अंत में वो अपनी ताकत नहीं जगा पाया। लेकिन तभी खून में लथपथ वाइकोर ने अपनी आंखें खोली और उसके भीतर से उठी एक प्रचंड, लगभग दिव्य मना की लहर। हवा भारी हो गई, जमीन जैसे कांपने लगी। केन ठिठक गया, उसकी आंखें फैल गईं, सांस थम सी गई। ये तो वो पहचान चुका था, 8वीं तकनीक की आभा, वो नौसिखिया ये कर चुका था। केन अभी हैरानी में ही था कि वाइकोर की आंखों में खतरनाक चमक उभरी और अगले ही पल वो उसके पीछे था, हमला करने को तैयार। क्या? केन की तलवार बिजली से निकली और वार को मोड़ दिया। टक्कर की ताकत से वाइकोर कुछ कदम पीछे हट गया। दोनों के बीच की हवा अब उबल रही थी। टक्कर के झटके से खुद केन कुछ मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसने जमीन की ओर देखा, मुट्ठियां भींच ली। एक बच्चा जो अभी अभी 8वीं तकनीक पर पहुंचा है, और मैं उसकी आंखों में अब गुस्से की लपटें, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। फिर भी तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है लड़के, तुम्हारी किस्मत 10वीं तकनीक में है। विकोर की आवाज गूंजी। मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। 10वीं तकनीक, बास्करविल का अंतिम रूप, वो सांसों के बीच बोला। लेकिन अभी मुझे टॉवर छोड़ना होगा। कुछ है जो मुझे करना है और उसके लिए मुझे जिंदा रहना होगा। केन की आंखों में सवाल और हैरानी दोनों थे। क्या है जो इस बच्चे को मौत से भी ज्यादा जीने की चाह दे रहा है? डेथ नाइट ने गौर से देखा। उस मना में सिर्फ बचने की प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य था। एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए विकोर जीने को मजबूर था। लेकिन केन के लिए यह काफी नहीं था। उसने तलवार कसकर थामी और कहा, जब तक टॉवर तुझे कैदी बनाए रखेगा तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। और तभी टॉवर का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। दोनों की निगाहें उस पर जमी। धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह खुल गया और भीतर आई सूरज की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। एक तेज झोंका अंदर आया, जैसे बाहर की दुनिया बुला रही है। केन चुप था, गहरी सोच में डूबा। ये खुद कैसे खुल गया? विकर ने तलवार उठाई। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी, लेकिन दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये कोई चाल तो नहीं? कहीं केन अचानक हमला करने वाला तो नहीं? हवा और तेज हो चली थी। तभी केन ने गहरी थकी हुई आवाज में कहा, नहीं, ये चाल नहीं है। शायद ये लड़ाई यहाँ तक टॉवर की ही मर्जी से आई है। उसने आंखें बंद कर ली। जाओ लड़के, तुम्हारी किस्मत यहाँ नहीं, बाहर है। यही टॉवर ऑफ द टॉम्ब ऑफ स्वॉर्ड्स की इच्छा। उसके लहजे में एक अजीब कड़वाहट थी। ये चाहता है कि तू चला जाए और मुझे इस अनंत कैद में छोड़ दे। वो ठहर गया, मानो खुद से ही पूछ रहा हो, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? विकोर की मुट्ठी कस गई। उसकी आवाज गरजी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बास्करविल की 10वीं तकनीक से मार दूं? केन की आंखें अचानक फैल गईं। तू क्या कह रहा है? विकोर की सांसें भारी थी, लेकिन शब्दों में अटल दृढ़ता थी। अगर मैं 10वीं तकनीक तक पहुंचा तो मैं तुम्हें इसी तलवार से मुक्त करूंगा। तुम बस इंतजार करना। केन के होंठों पर एक हल्की थकी मुस्कान आ गई। तकदीर चाहे जैसे भी बहे, मैं इंतजार करूंगा लड़के। हवा और तेज बहने लगी। जमीन से धूल के बादल उठे। वाइकोर ने सिर झुकाकर कहा, एक सवाल है, क्या वो लर्किंग एम्बुश स्वॉर्डमैनशिप की किताब तुमने तोड़ी थी? उसकी नजर जमीन पर थी। क्यों किया ऐसा? केन की आकृति धूल में धुंधली होने लगी। ये भी टॉवर की मर्जी थी। उसकी आवाज हवा में घुल गई। धूल का तूफान पूरे टॉवर में फैल गया और अगले ही पल टॉवर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। विकोर वहीं खड़ा रहा, खामोशी में ये समझने की कोशिश करता हुआ कि अभी क्या हुआ। तभी वो छोटी सी मकड़ी छुपने की जगह से बाहर आई, धीरे से उसके कंधे पर आ बैठी। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने जैसे उसे पुकारा। विकोर ने चौंक कर उसकी ओर देखा और तब उसे एहसास हुआ उसके हाथ में स्पेक्टर का ट्री था। वो उसे ध्यान से देखने लगा। अब साफ था, केन शुरू से जानता था कि वह यही खोज रहा। विकोर के होंठों पर एक गर्वीली मुस्कान उभरी। काफी मोड़ आए, लेकिन मिशन पूरा हो गया। कुछ वक्त बाद एक जगह खड़ी थी एक सुनहरी शानदार दरवाजा, जिसके ऊपर लटक रहा था एक चमचमाता शैंडलियर। चारों तरफ से आए हुए स्टूडेंट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उस दरवाजे के सामने खड़े थे। मेज टावर मास्टर वेल ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए उन 10 स्टूडेंट्स को बधाई दी जिन्होंने हर हाउस की कठिन ट्रायल को पार किया था। विकोर नीचे जमीन की ओर देखता रहा, खामोश। उसके बगल में खड़ा ग्रनोला खुशी से चमकती आंखों के साथ मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी ओर सिंक्लेयर अपनी मुट्ठियां भींचे एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। वेल की आवाज गहरी और गंभीर हुई। उसने 10 फाइनलिस्ट्स को संबोधित करते हुए कहा कि हर एकेडमी के प्रतिनिधि उनके साहस और मेहनत के सामने सिर झुकाते हैं, और अब इस सफर का सबसे अहम कदम उनके सामने है। उसने आखिरी बार रूल्स समझाने शुरू किए। वेल ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, ये डोर जिस वॉल्ट की तरफ खुलता है वहां असंख्य आर्टिफैक्ट्स छिपे हैं, और ये दरवाज़ा साल में सिर्फ एक बार खुलता है, आज, और सिर्फ 5 घंटे के लिए। उसकी आंखें स्टूडेंट्स पर गड़ी थी। 5 घंटे खत्म होते ही ये डोर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगले साल तक इसे कोई ताकत नहीं खोल सकती। ये सुनकर बास्करविल ट्रिपलेट्स की आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो। वेल की आवाज़ और भी सख्त हो गई,
ये एब्सोल्यूट रूल है, याद रखो। अगर समय पूरा हो गया और तुम बाहर नहीं आए तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना की जाए। उसने सिर झुकाकर सिंसेरिटी से कहा। यह बात खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी बास्करविल असाइनमेंट पूरी करके लौटे हैं। और सबसे ज्यादा तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए विकर। विकर अचानक अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी आंखें फैल गईं, उलझन और क्यूरियोसिटी से भरी हुई। वेल की आंखों में गुस्से की चमक उभरी। उसने तेज आवाज में कहा, विकौर, तुम देर से आए और तुम्हारी वजह से सबको इंतजार करना पड़ा। एक और मिनट और हम अंदर दाखिल ही नहीं हो पाते। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। तुम्हारे इस एटीट्यूड से तुम पक्का इस वॉल्ट में फंस जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनो। ग्रेनोला और सिंक्लेयर मजबूरी में मुस्कुरा दिए, माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए। लेकिन वेल रुका नहीं। उसने गुस्से से वाइकर पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम्हें देर करनी थी तो कम से कम बता तो देते। हमें तो ये लगने लगा था कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई है, यहां तक कि तुम्हारे लिए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट तक भरने की नौबत आ गई थी। उसकी आवाज और भारी हो गई। याद रखो, इस टूर्नामेंट का साफ सुथरा अंत कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हारे इसी रवैये पर टावर लॉर्ड की पूरी इज्जत दांव पर लगी है। सिंक्लेयर ने हाथ से अपना मुंह ढका, आंखें बंद की और अचानक हंसी दबा ना सकी। दूसरी तरफ विकोर चुप खड़ा था, उलझन में डूबा हुआ। विकोर की नजरें जमीन पर टिकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसके मन में केन कोर्सो का टॉवर उभर आया। उसे याद आया, उस ग्रेव ऑफ द स्टैब्ड ब्लेड में तो जैसे एक पल भी नहीं गुजरा था, लेकिन बाहर पूरे 10 दिन बीत चुके थे। और सोचने वाली बात यह थी, केन कोर्सो से जो उसकी लड़ाई हुई थी वो तो बस टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर थी। ऊपर क्या होगा? क्या यह सिर्फ साधारण स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन था या फिर कुछ और भी गहरा राज छिपा था? विकर ने सिर उठाया और उसी पल उसका चेहरा बदल गया। विकर की नज़र सामने मौजूद दरवाजे पर अटक गई। उस दरवाजे से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, एक डिमोनिक एनर्जी। और उसी पल उसने महसूस किया वो 10 एलीट कॉर्प्सेस के और करीब पहुंच चुका है। धीरे धीरे वो दरवाज़ा खुलने लगा। अंदर से नीली रोशनी की इतनी तीव्र लहर निकली कि आंखें चौंधिया जाएं। उस पल भी घड़ी टिक टिक कर रही थी। दरवाज़ा बस 5 मिनट 30 सेकंड तक ही खुला रहेगा। दरवाजे के पास वेल और बाकी प्रोफेसर खामोशी से बैठे थे। वरांगियन का चीफ बसिलियोस सामने देखता रहा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं शेमिसिरा की हेडमास्टर हिपोलित अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए बैठी थी, चेहरे पर हल्की जिज्ञासा की मुस्कान। वो सोच रही थी, इस बार छात्र कौन से आर्टिफैक्ट्स बाहर लाएंगे। वेल उसकी तरफ मुड़ा और शांत आवाज में बोला, हेडमास्टर्स, ये बात तो जानते ही हैं, ये आर्टिफैक्ट्स छात्र नहीं चुनते, बल्कि आर्टिफैक्ट खुद तय करता है कौन सा छात्र उसे बाहर ले जाने के लायक है। विंसी मॉर्ग बस खामोशी से उन्हें देखता रहा। वेल ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, और चाहे वे जो भी आर्टिफैक्ट लेकर लौटें, इसका मतलब ये होगा कि उन्हें पहले ही योग्य माना जा चुका है। तो हमें उनका स्वागत गर्मजोशी और शुभकामनाओं के साथ करना चाहिए। बसिलियोस ने उसकी तरफ देखा लेकिन चुप रहा। हिपोलित ने आंखें मूंद दी और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। तुम सही कहते हो। लेकिन विंसी मॉर्ग, उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसने वेल की बातों को याद किया। जब मैडम सामने आई थी तब वेल ने कितना जोर देकर कहा था कि वो मेज टावर की जीत के लिए कितना बेताब है। और अब वही इंसान छात्रों के लिए निष्पक्षता और बराबरी की बात कर रहा था। ये बदलाव अजीब था, असहज कर देने वाला। वेल ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में उलझन सी झलक उठी। वहीं विंसी मॉर्ग ने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें चमक उठी। वो सोच रहा था, इस साल कितने छात्र चुने जाएंगे, कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें यह दरवाज़ा स्वीकार करेगा। उधर पोर्टल से वापसी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले बाहर आया फिलिपस, हाथ में अपनी चमकती हुई मैजिक स्टाफ लिए हुए। उसके पीछे पीछे थे लव गुड मेलिनी, बकिरागा, सिंक्लेयर और बास्करविल के ट्रिपलेट्स। सभी धीरे धीरे चलते हुए वेल और बाकी लोगों की ओर बढ़ रहे थे। वहीं खड़ी हिपोलिट ने आवाज़ लगाई, जिन्होंने आर्टिफैक्ट हासिल किए हैं वो सब बताओ, किस तरह की शक्ति मिली है तुम्हें? फिलिपस गर्व से आगे बढ़ा। उसने अपनी स्टाफ ऊंची उठाई।
चमक और तेज हो गई। चेहरे पर जीत की खुशी लिए उसने कहा, यह स्टाफ पिंक ड्रैगन की स्केल से बनी है और ये मेरी माना को कई गुना बढ़ा देती है। वहां खड़ी लव गुड मर्लिन भी अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उसने अपने बालों में लगा हार्ट शेप्ड हेयरपिन दिखाया। मुस्कुराते हुए बोली, ये हेयरपिन एक बार किसी माइंड टाइप स्पेल को रोक सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं सचमुच प्यार करती हूँ मेरे पास खड़ा हो। फिर बारी आई बकीरागा की। उसने चमकते हुए स्टील ग्लव्स पहन रखे थे। मुट्ठियाँ कसते हुए बोला, ये हैं मडोंग वंग हैंड, इनसे मेरी शारीरिक ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसके बाद डोलोरेस आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक सुनहरी मिरर था। उसने शांत लेकिन गर्व भरे लहजे में कहा, यह है मिरर ऑफ ट्रूथ। इसमें जो भी देखेगा उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन इसकी सीमा मेरी अपनी शक्ति पर निर्भर है। तभी बास्करविल ट्रिपलेट्स ने अपनी अपनी तलवारें उठाईं। एक साथ चमक उठी तीनों तलवारें। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा था। उन्होंने बताया, ये हैं समझी-दो ट्रिपलेट सोर्ड्स, और जब हम तीनों साथ हों इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। सिंक्लेयर ने उत्साह से अपनी पीठ पर टंगी टोपी उतारी, हाथों में लेकर बोली, और ये है मनी हैट। इसे अगर पैसे खिलाओ तो ये मेरी मैजिकल पावर को बढ़ा देती है। बाकी सबके चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा थी। हर एक विद्यार्थी को आर्टिफैक्ट ने चुन लिया था। हिप्पोलिट ने बाहें बांध लीं और हैरानी से बुदबुदाई, यकीन नहीं होता, इस बार हर छात्र चुना गया है। ये साल वाकई कुछ अलग है। बसिलियस ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इन आर्टिफैक्ट्स ने इन बच्चों की काबिलियत को खुद मान लिया है। लेकिन क्या सब बाहर आ चुके हैं? तभी वेल ने जमीन की ओर देखा, गंभीर आवाज में बोला, केवल 25 सेकंड बचे हैं। हिप्पोलिट की आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे पर उलझन और डर साफ झलक रहा था। उसने घबराकर पूछा, 25 सेकंड? इसका मतलब क्या है? वहीं वासिलियस ने वेल को देखा। शांत स्वर में बोला, तुम इतने पसीने से क्यों तरबतर हो? वेल ने कांपते हुए अपने सिर पर हाथ रखा और आखिरी सेकंड गिनना शुरू कर दिया। और तभी विंसी मॉर्ग हाथ जोड़े खड़ा गहरी नजरों से बोला, अब भी एक छात्र बाहर नहीं आया। उसके शब्दों के साथ ही सभी की सांसें थम गईं। उसने गुस्से और निराशा से दांत भींचते हुए कहा, वो छात्र मेरी एकेडमी का है, उसका नाम है विकोर। वेल ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। घबराए हुए लहजे में उसने चिल्लाया, बस 20 सेकंड्स बचे हैं, चाहे आर्टिफैक्ट मिले या न मिले। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई स्टूडेंट इस ट्रेजर रूम से बाहर ना आया हो। पोर्टल अचानक तेजी से चमकने लगा। प्रोफेसर्स की आंखों में चिंता झलकने लगी। अगर विकोर जिंदा रहना चाहता है तो अभी इसी वक्त बाहर आना होगा। सिंक्लेयर की नजरें पोर्टल पर टिकी थी। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। आखिर वाइकोर कहाँ है? डोलोरेस पलटी। उसकी आंखों में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। ट्रेजर रूम बंद होने में अब बस कुछ ही पल बचे थे। ट्रिपलेट्स एक साथ मुड़े और घबरा गए। विकोर अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? फिलिपस चुप था। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी छा गई। लवगुड मेलिनी की आंखें चौड़ी हो गईं, डर और हैरानी से भरी हुईं। बकीरागा भी वहीं खड़ा रह गया, ये सोचते हुए, वो अभी तक क्यों नहीं निकला? और तभी जब सिर्फ 4 सेकंड्स बाकी थे, पोर्टल के भीतर से एक मुट्ठी कसते हुए कोई बाहर निकला। वो और कोई नहीं, ग्रनोला था। उसके दांत भींचे हुए थे, चेहरे पर पसीना बह रहा था। वो अंदर फंसना नहीं चाहता था। आंखें बंद करके उसने छलांग लगाई और बाहर आते ही जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। उसी पल गोल्डन डोर जोर से बंद हो गया। ग्रैनोला हाँफते हुए धीरे धीरे उठा, चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान। मेन कैरेक्टर हमेशा आखिर में ही एंट्री करता है। उसकी ये बात सुनकर सिंक्लेयर और डोलोरेस की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। ट्रिपलेट्स तो जैसे पत्थर बन गए। धुएं का बादल छंटते ही चारों तरफ चुप्पी छा गई। ग्रैनोला हैरान होकर बुदबुदाया, ये कैसा माहौल है, सब चुप क्यों हैं? लेकिन उसी पल विंसी मॉर्ग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था, क्योंकि अब सच्चाई सामने थी। विकोर बाहर नहीं आया। दूसरी ओर ट्रेजर रूम के अंदर विकोर अकेला खड़ा था। दरवाज़ा बंद हो चुका था, मगर उसकी आंखों में ज़रा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि
एक अजीब सी शांति थी। वो ऊंचे पिलर पर खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। एक हल्की सांस लेकर उसने सोचा, आखिरकार मैं अकेला हूं। फिर उसने बिना वक्त गवाए छलांग लगाई। चाल में एक अजीब सी निपुणता थी, आंखों में पक्का इरादा। अब मुझे 7th कॉर्प्स का हिसाब चुकता करना होगा, इससे पहले कि वो नीच अपनी कोई और चाल चल पाए। विकोर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। चारों तरफ बेशुमार आर्टिफैक्ट्स बिखरे थे और उस कमरे को सिर्फ चांदनी रोशन कर रही थी। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, इतनी भीड़ में असली चीज कहाँ छुपी है? विकोर धीरे धीरे उस कमरे के बीचों बीच चलता गया, लेकिन अचानक उसकी नजरें गुस्से से चमक उठी। वो साफ साफ महसूस कर सकता था, ये गंध, ये किसी डीमन की गंध थी। चारों तरफ बेशुमार आर्टिफैक्ट्स बिखरे पड़े थे, कहीं पोशंस, कहीं साधारण हथियार, तो कहीं ऐसे हथियार जिनसे जादुई ताकत टपक रही थी। वो चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में वही पुरानी बात गूंज रही थी। कहा जाता है कि आर्टिफैक्ट खुद ही अपने चोजन वन को पहचान लेता है। शायद यही वजह है कि वो चमक रहे हैं। लेकिन वाइकर की नज़र इन चमकते आर्टिफैक्ट्स पर जरा भी नहीं पड़ी। उसके कदम अचानक थम गए। दांत कटकटाते हुए उसने अपने गुस्से को दबाया। उसका निशाना सिर्फ एक चीज थी, 10 सुप्रीम कॉर्प्सेस में से एकमात्र इनएनिमेट डीमन। वो यहाँ छुपा हुआ था। विकोर की नज़र हथियारों की तरफ गई। एक भारी मेस, मजबूत शील्ड, खतरनाक बो और एक तलवार। लेकिन उसके दिल को पता था, यहीं कहीं है 7वां कॉर्प्स, डिकराबिया। विकोर धीरे से तलवार के पास रुका। उसने उसे ध्यान से देखा। वो आर्टिफैक्ट बाहर से बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन विकोर जानता था, सबसे गहरी अंधकार हमेशा सबसे तेज रोशनी के पीछे छुपा होता। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपनी तलवार निकाली और धीमे स्वर में कहा, खत्म हो गया ये हाइड एंड सीक का खेल। एक झटके में वाइकर बिजली की तरह दौड़ा। उसकी तलवार से इतनी तेज और सटीक वार निकले कि हथियारों को थामे हुए आर्टिफैक्ट चकनाचूर हो गया। लेकिन वो जरा भी लापरवाह नहीं हुआ, क्योंकि उस टूटे हिस्से के पीछे वो सोया हुआ डीमन छुपा। धीरे धीरे उसकी आंख खुली और जैसे ही उसने वाइकर को देखा, उसकी आंखों से शैतानी चमक निकली। हवा में भारी दबाव फैल गया, जैसे पूरा कमरा उसकी मैलिस से भर गया हो। विकोर सीधा खड़ा रहा, तलवार मजबूती से थामे हुए। उस डीमन की आवाज गूंज उठी, कमजोर और नादान इंसान, क्या तू ही है जिसने मेरी नींद तोड़ी? यही था 7th कॉर्प्स, डिकराबिया। डेंजर लेवल S+, इंसानियत का जन्मजात दुश्मन। 10 कमांडमेंट्स में जिसका जिक्र था, ये एक टिड्डी की प्लेग की तरह है, जहां जाएगा सारी फूड सप्लाईज तबाह कर देगा। दूसरी तरफ नीली अजीब सी एनर्जी अचानक उस आर्मर और वेपन से निकलने लगी। डीमन डिकराबिया की आंख जल उठी और उसी पल उसने अपनी ताकत से आसपास रखे आर्टिफैक्ट से माना खींचना शुरू कर दिया। विकोर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी डगमगाई नहीं। उसे समझ आ गया, ये मॉन्स्टर अपनी असली ताकत आर्टिफैक्ट्स को निगल कर बढ़ा रहा था। पहले तो वाइकोर ने पूरा रैक एक ही वार में काट डालने का सोचा था, मगर अब साफ था उसके सामने वाला शैतान अपनी असली शक्ति छुपा रहा था। दूसरी तरफ डिकराबिया पागलों की तरह हंस रहा था। ये ताकत, ये आग मेरे पूरे जिस्म में दौड़ रही है। अब अबिस का दरवाज़ा खुलेगा, इंसानियत का सफाया होगा, इंसान सिर्फ निराशा में तड़पेंगे। उसकी आंख अचानक फैल गई। ध्यान अटका वाइकर पर, जहां से एक और ऊर्जा निकलने लगी थी। ये कौन है? विकोर के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। आवाज में ठंडा कॉन्फिडेंस था। मैं ही वो इंसान हूं जिसने तुम्हें जगाया है। इतना कहते ही वाइकर ने ऑफेंसिव स्टांस लिया। उसकी तलवार से दैत्य जैसी लहरें उठने लगी। डीमन चौंक उठा। ये तो डिमोनिक ऑरा है। क्या वाकई ये इंसान है? मैंने सोचा था कोई और डीमन होगा जिसने मुझे जगाया है। उसकी नज़र बील्ज़ेबब सोर्ड पर अटक गई। ये कहीं वही लेजेंडरी वेपन तो नहीं? कैसे संभव है कि किसी इंसान के पास एंशिएंट कॉन्स्टलेशन की शक्ति हो? विकोर की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसके लिए ये सब सवाल बेमतलब थे। उसके मन में बस एक ही इरादा था, चाहे जो भी हो, आज यहीं खत्म होगा। वो धीरे धीरे तलवार डीमन की आंख की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन तभी वो आंख और भी तेज चमक उठी। डिकराबिया ठाका मारकर बोला, मेरा कॉन्ट्रैक्ट डीमन रेस के साथ पूरा हुआ। अब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट
एक इंसान के साथ करूंगा। विकोर के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या ये कह क्या रहा है? जिज्ञासा ने उसे रोका। उसने तलवार नीचे खींची और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? डीमन का चेहरा अब शांत था। क्या तुमने मुझे जगाया बिना ये जाने कि मैं असल में क्या हूं? विकोर की आंखों में ठंडी चमक आई। उसने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है, तुम एक डीमन हो। डेकरबिया ने उसकी तरफ गहरी नजरें गड़ाई। नहीं इंसान, मैं ज्यादा सटीक बताऊं तो मैं कभी डीमन हुआ करता था। विकोर के सामने पड़ा डीमन डेकरबिया। वो हर 1000 साल में गहरी नींद में चला जाता था और किसने उसे जगाया है इस पर निर्भर करता था कि अगले 1000 सालों तक उसका स्वभाव कैसा रहेगा। विकोर को यह बात अजीब लगी। मतलब अगर मैंने इसे जगाया है तो ये मेरे हिसाब से चलेगा? उसके मन में सवाल उठे, लेकिन गुस्से ने सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपनी तलवार में सारा माना भर दिया और एक ही झटके में डीमन पर टूट पड़ा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो उठी। डेकरबिया अचानक घबरा गया। ये इंसान तलवार मेरी ओर क्यों ताने खड़ा है? लेकिन विकोर अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो बिजली की गड़गड़ाहट जैसा टूटा और दनादन वार करने लगा। उसकी तलवार की हर चोट डीमन के जिस्म को चीरती चली गई। डेकरबिया चीख पड़ा, रुको, तू पागल है क्या? मैं क्यों अपने जिस्म को चोट पहुंचाऊंगा? विकोर की आंखों में ठंडा संकल्प चल रहा था। उसने तलवार उठाई और कठोर स्वर में कहा, मेरा मकसद सिर्फ एक है, डीमंस को खत्म करना। डेकरबिया का चेहरा डर से विकृत हो गया। उसकी रिकवरी की रफ्तार विकर के वारों के आगे कुछ भी नहीं थी। उसकी आंख में आंसू छलक पड़े। कांपती आवाज में बोला, रुको, मैं अब डीमन नहीं रहा, सच कह रहा हूं। विकोर की नजरों में शक और नफरत ही थी। उसने तलवार और कसकर थामी। डीमंस की बातों पर अब कभी भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन डेकरबिया हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी उम्मीद चमकी। वो बोला, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरी माना चेक करो। विकोर एक पल के लिए ठिठक गया। उसका शरीर कांप उठा। जब उसने ध्यान लगाया तो चौंक गया। उस घिनौनी डिमोनिक गंध का कोई निशान नहीं था। डेकरबिया अब गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, तू सचमुच पागल है। मैंने पहले ही कहा था, तूने मुझे जगाया है तो अब मैं डीमंस के किसी काम का नहीं, अब मैं इंसानों के पक्ष में हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में जिद थी। मैं सच में काम का हूं। मैं अपोर्ट शील्ड्स पहचान सकता हूं, खासकर वो ढाल जिसे किसी ने नहीं तोड़ा। विकोर की आंखों में गंभीरता उतर आई। अतीत की यादें उसके सीने में गूंज उठी। डीमन इन्वेजन, डिस्ट्रक्शन का वो युग जहां डेकरबिया ने सबसे आगे रहकर एक शील्ड खड़ा किया था। वो शील्ड 9 डीमंस की माना से पोषित था और उसने इंसानी गठबंधन के प्रलयंकारी वार भी रोक लिए थे। उस शील्ड का नाम ही था वॉल ऑफ वेलिंग। डेकरबिया की आंख अब भी आंसुओं से भरी थी, पर उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। विकोर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। मन में ख्याल आया, अगर ये ताकत इंसानियत के लिए इस्तेमाल हो सके तो ये बर्बादी के युग में भी एक हथियार बन सकती है, और ये तो डीमंस के लिए भी एक बड़ा नुकसान होगा, तो शायद इसे नष्ट करना जरूरी नहीं। उसने अपनी तलवार में सोर्ड मास्टर की माना भर दी। ब्लेड की धार सीधी डीमन की आंख के करीब ले जाकर बोला, ठीक है, मैं सौदा मानता हूं, लेकिन बदले में तू सब कुछ उगल देगा। 10 इलीट कॉर्प्सेस के बारे में जरा सा भी राज छुपा तो तुझे ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा कि तेरी पहचान भी बाकी नहीं बचेगी। विकोर की आंखों में वो नुकीली चमक, वो जानलेवा इरादा देखकर डीमन हिल गया। उसकी आंखें फैल गईं, हैरानी और डर से। डेकरबिया कांपने लगा। उसकी आवाज कांप उठी, ठीक है, समझ गया, मैं सब बता दूंगा, बस ऐसे मत कहो कि मुझे मार दोगे, प्लीज। और तभी अचानक डेकरबिया का रूप बदल गया। वो सिकुड़कर एक साधारण नेकलेस में बदल गया। विकोर की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या कर रहा है तू? डेकरबिया ने हल्की घबराहट में कहा, मैं ऐसे हवा में तैरता हुआ तो नहीं रह सकता, इसीलिए आर्टिफैक्ट जैसा दिखने के लिए नेकलेस बन गया हूं। इसी पल दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता खत्म। डेकरबिया ने चिंतित होकर पूछा, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? बाहर दूसरी ओर वेंसी मॉर्ग बेतहाशा दरवाजे पर मुख्य बरसा रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। खुल जा, अभी खुल जा, मेरा स्टूडेंट अभी बाहर नहीं आया है, दरवाजा खोलो।
उसकी आवाज़ में दर्द और लाचारी थी। वेल ने ये देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपने जीवन में कभी वेंसी मॉर्ग को इतना बेबस और टूटा हुआ नहीं देखा था। बकीरागा ने मुट्ठी भींची और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। फिलिपस ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? बकीरागा ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। हमारा साथी अंदर फंसा है, हमें कुछ करना होगा। वो लम्हा दुख से भरा नहीं था, बल्कि डिटर्मिनेशन से। बास्करविल ट्रिपलेट्स ने अपनी तलवारों को कसकर पकड़ा और शपथ ली, हम चाहे कुछ भी हो विकौर को बचाकर निकालेंगे। मिनट पर मिनट बीतते गए। दरवाज़ा हिला तक नहीं। डोलोरेस की आंखें डर और चिंता से भर आईं। उसके होंठ कांप रहे थे। साथ खड़ी सिनक्लेयर ने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। हे भगवान, विकौर ठीक तो होगा ना? उसकी सांसें तेज हो गईं। चेहरे पर पैनिक साफ झलक रहा था। वेल ने जमीन की ओर देखा। उसकी आंखों में भारीपन था। उसने धीमी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, वेंसी मॉर्ग, अगर तुम्हारे मन में यह ख्याल आ रहा है कि तुम ये दरवाज़ा तोड़ दोगे तो प्लीज़ रुक जाओ। ऐसा दरवाज़ा जिसे कभी खोला ही नहीं जा सकता। विंसी मॉर्ग थक कर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसके दांत आपस में भींच रहे थे। गुस्सा, लाचारी और हार का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसकी नज़र उस दरवाजे पर अटक गई। आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या हो रहा है? दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने हमला करना शुरू कर दिया। दरवाज़ा कांपने लगा, हिलने लगा और फिर धीरे धीरे टूटने लगा। विंसी मॉर्ग पूरी तरह हैरान था। समझ ही नहीं पा रहा था ये कैसे संभव है। कुछ ही पलों में वो दरवाज़ा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। टुकड़े हवा में उड़ते हुए चारों तरफ बिखर गए। लेकिन शुक्र है विंसी तेज था। तुरंत उठ खड़ा हुआ और भागा, वरना वो टुकड़े उसकी जान ले लेते। उसी पल उस टूटी हुई चौखट से एक जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी। वेल और बाकी सबके मुंह खुले रह गए। ये किसने किया? वहीं दूसरी तरफ बकीरागा और फिलिपस की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। दरवाज़ा सच में टूट चुका था। और तभी वहां प्रकट हुआ वाइकोर। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी, लेकिन चेहरा फिर भी शांत। धीरे से बोला, माफ़ करना, थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं बैरियर को हल्का सा फाड़ना चाहता था, पर शायद ज़्यादा जोर लग गया और दरवाज़ा पूरा टूट गया। विकर का ये नज़ारा देख सब जड़ हो गए। विंसी मॉर्ग, बास्करविल ट्रिपलेट्स, डोलोरेस, सिंक्लेयर, सबके चेहरे पर वही भाव, शॉक और डिसबिलीफ। विकर जानता था ये सब समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने झूठ बोलने का फैसला किया। उसने डेकराबिया दिखाया, जो अब एक नेकलेस के रूप में बदल चुका था। गंभीर चेहरा बनाकर बोला, यह आर्टिफैक्ट बैरियर्स तोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार के लिए। वो अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही सिंक्लेयर दौड़कर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। विकोर घबरा गया। आंखें बड़ी हो गईं। समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। लेकिन सिंक्लेयर की आंखों से तो आंसुओं की नदी बह रही थी। वो चिल्लाई, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। उसी समय एक हाथ वाइकर के कंधे पर आया। काले दस्ताने पहने वो हाथ था बकीरागा का। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने सच में मेहनत की मास्टर हंटर। बास्करविल ट्रिपलेट्स रोते हुए बोले, हमें हमेशा भरोसा था वाइकर पर। लविक गुड मर्लिन ने हाथ जोड़ लिए। आंसू छलक पड़े। उसके चेहरे पर सुकून झलक रहा था। फिलिपस ने चश्मा ठीक किया और हल्की मुस्कान दी। गुड जॉब। डोलोरेस ने आंसू पोंछे। उसने भी राहत की सांस ली। विकोर के दिल में सवाल था, सबको तो बस ये खुशी है कि मैं बाहर आ गया, किसी को परवाह नहीं कि दरवाज़ा आखिर खुला कैसे। वेंसी मॉर्ग ने पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम बैक। फिर गर्व से सिर ऊंचा करके वहां से चला गया। विकोर के पास बस इतना ही कहने को था, थैंक यू। सिंक्लेयर रोती रही और विकोर ने उसके पीठ पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में अब शांति चमक रही थी। सब कुछ किसी तरह सुलझ चुका था। ओलंपिक सर्वाइवल कंपटीशन खत्म हो चुका था।